हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स की ऑप्टिक्स को आज हम फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फेनोमेनन, जो रोचक घटना हमारे वायुमंडल में, पर्यावरण में होती है, उन घटनाओं का क्या मैजिक है उसके बारे में हम जानेंगे। मैजिक जो साइंस बताती है, क्या है इसके अंदर पीछे छुपा हुआ मैजिक है, और ये आप अपने साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे हमने ये एरो दिखा रखा है, आप एरो देख रहे होंगे आपके राइट डायरेक्शन में इस एरो की डायरेक्शन है, और इसके आगे हमने एक ग्लास रखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, और इस ग्लास के सामने से आप एरो को देख रहे हैं तो किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है? आपके राइट हैंड डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसमें वाटर फिल कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो अब आप देखिए ये एरो की डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई। अब आपके सामने से देखने पे ग्लास के अंदर से आपको ये डायरेक्शन किधर की तरफ दिखाई दे रही है? लेफ्ट साइड में। तो ये जो है एरो की डायरेक्शन जो राइट साइड में थी, अब वो लेफ्ट साइड में चली गई। ये किस के अंतर्गत हुआ? ये साइंस के अंदर क्या बताता है? कौन सा मैजिक ये हुआ कि जो है लेफ्ट एरो हमें राइट डायरेक्शन में चला गया? उसके बारे में आज हम जानेंगे। साथ ही हमारे पास और भी इंटरेस्टिंग रोचक जो घटनाएं होती हैं, तारों का टिमटिमाना। आप देखेंगे जो है रात को ट्विंकलिंग स्टार हम कहते हैं, जो ट्विंकलिंग स्टार, रात को चमकते हुए तारे, उसका क्या कारण है जो हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। पानी से भरे गिलास में अगर हम पेंसिल को डुबो दें तो पेंसिल हमें टेढ़ी दिखाई देती है। पानी से भरे गिलास में अगर हम सिक्के को डाल दें तो सिक्का हमें उठा हुआ दिखाई देता है। और साथ ही जो है आप जान लेंगे कि जो है 2 मिनट बाद आप जो है सूर्यास्त का, या 2 मिनट पहले हमें सूर्य उदय का होना प्रतीत होता है, जबकि 2 मिनट बाद जो है सूर्य उदय होता है, और 2 मिनट पहले जो है सूर्यास्त हो चुका होता है। लेकिन हमें 2 मिनट पहले ही जो है सूर्य उदय दिखाई देता है, और 2 मिनट के बाद तक हमें सूर्यास्त होता हुआ दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? ये सारे मैजिक आज हम इन फेनोमेनन को क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन सारी घटनाओं के पीछे है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना, उसको रिकॉल कर लें। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा व वेग बदल जाता है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब प्रवेश करता है, यानी अगर वायु से कांच में, या कांच से वायु में, या पानी में, मीडियम जब चेंज हो जाए तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाती है। इस चीज को आपने समझना है। जैसे हमने बताया था, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻⁸ जबकि कांच में इसकी स्पीड कम हो जाती है, 2 × 10⁸ हो जाती है। इसी प्रकार से पानी में भी चेंज हो जाती है। तो हर मीडियम में जो है प्रकाश की जो स्पीड होती है, लाइट की स्पीड होती है, डिफरेंट होती है, साथ ही उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हमने बताया था मीडियम दो प्रकार के, सघन और विरल, डेंसर और जो है रेयर मीडियम हमने बताया था। उन दोनों माध्यम के बारे में हम जान चुके हैं कि किसे हम डेंसर मीडियम कहते हैं, किसे रेयर मीडियम कहते हैं। उसके बाद हम केस फर्स्ट यहाँ पे हम देख लें, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। विरल माध्यम हमारा वायु हो गया, सघन माध्यम हमारा ग्लास हो गया, कांच हो गया। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वहां पे हम मीडियम देख लें। मीडियम का जो हम रिफ्रैक्ट इंडेक्स देखते हैं, जिसको अपवर्तनांक कहते हैं, पहले माध्यम के लिए n1 ले लें, दूसरे माध्यम के लिए n2 ले लें। तो n1 वायु के लिए, n2 जो है ग्लास के लिए। तो हमें पता है कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? कांच का। तो n2 इज ग्रेटर देन n1 होता है, n2 का मान n1 से ज्यादा होता है। स्नेल का नियम हम जानते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है n2 अपॉन n1 इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि n2 को हम इसके अपॉन में ले जाए तो n2 अपॉन n1 इज ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पे आप देखेंगे साइन r को जो है 1 के से मल्टीप्लाई कर लें तो साइन i इज ग्रेटर देन साइन r। सो i इज ग्रेटर देन r, i का मान r से अधिक हो जाएगा। तो हमने बताया था जो अपवर्तित किरण है वो क्या हो जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो केस फर्स्ट में जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, हमने जो है कांच का एक स्लैब दिखा रखा है, और इस स्लैब में आप जो आपतित किरण है वो नॉर्मल के साथ कुछ एंगल पे, यानी इंसिडेंट एंगल जिसको हमने आई बताया था, वो माध्यम विरल है, वायु यानी विरल माध्यम है, और सघन माध्यम ग्लास में जैसी प्रवेश करती है n2 जो है सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, n2 इज ग्रेटर देन n1। तो कोण
यहाँ पर जो हमारे पास जो अपवर्तित किरण हमने बताया कि जो है क्या हो जाती है, नॉर्मल की ओर जो है झुक जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल यानी अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो आप देखेंगे कोण आर जो होता है हमारा अपवर्तन कोण होता है, तो कोण आई इज ग्रेटर देन कोण आर। तो ये हमारे पास केस फर्स्ट हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इस प्रकार से हमारे पास जो केस फर्स्ट होता है जिसमें हमने बताया कि जो अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अपवर्तित किरण क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। केस सेकंड हम देख लें, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, यानी कांच से अब वायु में जब प्रवेश करेगा, कांच का अपवर्तनांक अब की बार हम n1 ले लें, वायु का अपवर्तनांक n2 ले लें। मैंने बताया कि अपवर्तनांक जो है म्यू से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं, म्यू1 म्यू2 इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने जो है n2 हम समझेंगे कांच का अपवर्तनांक जो है n1 है, वायु का अपवर्तनांक n2 है, जो दूसरा माध्यम है वायु, कांच से वायु में प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे n1 मैंने बताया कांच का, तो n1 इज ग्रेटर देन n2। तो स्नेल के नियम से हम फिर से देख लें, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1 से लेस देन 1, यानी n2 अपॉन n1 का मान क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, क्योंकि n2 इज ग्रेटर देन n1, तो n1 अपॉन n2 लेस देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर का मान जो हो जाएगा, यहाँ पे हमने बताया n2 अपॉन n1 का मान क्या है, n2 अपॉन n1 का मान जो है हमारे पास लेस देन 1 हो रहा है। तो n2 अपॉन n1 का मान 1 से कम आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज लेस देन 1। साइन आर को मल्टीप्लाई कर ले 1 से, तो साइन आई इज लेस देन साइन आर। यहाँ पे हम कहेंगे कोण आई इज लेस देन कोण आर, तो कोण आई का मान आर से कम होगा। तो हमारे पास सेकंड केस देख लें, कांच के गुटके में हमने दिखाया था, जो कांच का स्लैब है वहां पर से प्रकाश किरण जो है, आपतित किरण जो है आई आ रही है जो एंगल आई से, और जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास n1 है वायु के लिए, वहां से जो है जब निकलेगी तो यहाँ पर हमारे पास कोण आई इज लेस देन कोण आर, यानी अविलंब से दूर हट जाएगी। इस चीज को आप समझेंगे, आर का मान अधिक है, हम पिछले वीडियो में और अच्छे तरीके से हम इसको बता चुके हैं, आप इसको जरूर देखें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है आर का मान जो है क्या हो जाएगा, आई से अधिक हो जाएगा, यानी कोण एंगल जो है आई है इज लेस देन एंगल आर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोण आर अधिक हो रहा है, तो यानी अभिलंब से दूर हट जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। केस थर्ड देख लें हम यहाँ पे, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अभिलंबवत प्रवेश करे, यानी नॉर्मल की डायरेक्शन में जो है प्रवेश कर रहा है, जैसे हमने ये केस थर्ड में यहाँ पे आप देख रहे होंगे दिखा रखा है केस थर्ड में। तो यहाँ पे ग्लास स्लैब है जिसमें हमने देखा कि जो है प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, ये हमने नॉर्मल दिखा रखा है, उसी डायरेक्शन में जो है प्रवेश कर रही है जिस डायरेक्शन में नॉर्मल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है एंगल आई इज इक्वल टू 0, एंगल आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है इसकी डायरेक्शन आप देखेंगे कोई चेंज नहीं हो रही है, जो अपवर्तित किरण है वो भी सीधे निकल जाएगी। तो वहां पे हम देखेंगे तो हम कहेंगे क्या होती है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अभिलंबवत प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि वेग बदल जाता है। वेग जरूर बदलेगा उसका, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर वेग तो बदल जाता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं बदलती जब वो सीधे प्रवेश कर रहा है। केस थर्ड में आप देख रहे सीधे अभिलंबवत प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी, दिशा नहीं बदलती, लेकिन वेग बदल जाता है। कोण आर भी आप देखेंगे 0 हो जाएगा, कोण आई इक्वल टू कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, 0। दोनों एंगल जो है 0 है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपने देखा कि जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जा रही है, या अभिलंब से दूर हट जा रही है, या अभिलंब की दिशा में सीधी चली जा रही है। ये 3 केस आप समझ पाए होंगे कब जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर, यानी जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने पर जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल यानी जो है डेंसर से रेयर मीडियम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है। तो यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, आप समझ पा रहे होंगे इस प्रकार से जो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव रेज है वो किस डायरेक्शन में मुड़ेगी, इसके बारे में आप समझिए। और अगर सीधे प्रवेश करती है अभिलंबवत तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी चेंज आती है। ये सारी चीजें समझना जरूरी था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नियमों को समझने के बाद हम जाने कि जो कुछ घटनाएं हैं वो किस प्रकार से अपवर्तन के नियमों का पालन करती है, किस प्रकार से अपवर्तन के नियम को बताती है, जिसको हम कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। फेनोमेना रिलेटेड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहला जो आता है इसमें अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, जिसको हम एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट कहते हैं। अग्रिम सूर्योदय का मतलब होता है वास्तविक समय से पहले सूर्य उदय होना, और विलंबित सूर्यास्त का मतलब होता है वास्तविक समय
के पश्चात जो है सूर्यास्त का होना, जबकि सूर्य पहले ही अस्त हो चुका होता है, लेकिन हमें जो है कुछ समय तक सूर्य दिखाई देता है। उसका क्या कारण है, उसके बारे में हम समझे। तो यहाँ पर हम समझे कि जो है सूर्य उदय जो है पहले किस प्रकार से होता है और सूर्यास्त जो है बाद तक हमें किस प्रकार से दिखाई देता है, उसके बारे में हम समझे। तो यहाँ पर आप देखें, पृथ्वी का जो वायुमंडल है विभिन्न परतों से बना होता है। वायुमंडल हमारे जो पृथ्वी के जो है चारों ओर लगभग जो है 40-45 किलोमीटर तक हम देखते हैं कि जो है हमारे वायुमंडल में जो लेयर बनी हुई है, लगभग अलग अलग लेयर होती हैं, पहली लेयर, सेकंड, थर्ड लेयर, इस तरीके से आप देख रहे होंगे। इन परतों को हम वायुमंडलीय परत कहते हैं, जो हमारे पास दिखा रखी है। और भिन्न भिन्न परतों का जो है घनत्व, जो डेंसिटी, वो अलग अलग होती है वायुमंडल से। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चलते जाते हैं, उसका जो है घनत्व जो है घटता जाता है। इसको आपने ध्यान रखना। जो हमारे मीडियम डेंसर होते हैं, जो हमारे पास जो सघन माध्यम होता है, वो नीचे की तरफ जो है वायु जो है ज्यादा होती है, वहां पर जो डेंस मीडियम होता है जिसको हम सघन माध्यम कहते हैं। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलते हैं वैसे वैसे माध्यम विरल होना शुरू हो जाता है। इसको आपने ध्यान रखना है। वायुमंडल की जो भिन्न भिन्न परतें हैं, उनका जो घनत्व है अलग अलग होता है। सतह से ऊपर जाने पर घनत्व घटता चला जाता है, इसको आपने ध्यान रखना है। नीचे की ओर आने पर घनत्व बढ़ता चला जाता है। तो यानी नीचे जहाँ पर घनत्व बढ़ेगा, जिसका डेंसिटी बढ़ेगा, वो जो है डेंसर मीडियम होगा, उसका घनत्व अधिक होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, सघन माध्यम कहलाएगा। जैसे जैसे घनत्व घटता जाएगा वो हमारा मीडियम क्या कहलाएगा, विरल माध्यम कहलाएगा। तो अब हम समझे कि सूर्योदय जब होता है तो 2 मिनट पूर्व हमें कैसे सूर्योदय दिखाई देता है, उसके बारे में हम समझे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो वास्तविक समय से पूर्व हमें जो है सूर्योदय का होना दिखाई देता है, इसके बारे में हम समझे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हम पृथ्वी की सतह से हम दिखा रहे हैं, एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये जिसको हम क्षितिज कहते हैं, हॉरिजन जिसको हम कहते हैं, ये क्षितिज लाइन है, हॉरिजन लाइन है। और इससे जब ऊपर जो सूर्य निकलता है, यानी जो इससे ऊपर जब होगा तो उसको हम सूर्योदय कहेंगे। सूर्योदय तब होता है जब ये क्षितिज से ऊपर सूर्य आ जाता है, और जब सूर्यास्त तब होता है जब इस क्षितिज से नीचे यानी हॉरिजॉन से नीचे चला जाए, तो सूर्यास्त, जिसको हम सनसेट कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो सूर्योदय आप देख रहे होंगे, इस समय जो हॉरिजॉन है क्षितिज से, इस समय सूर्य नीचे आपको दिखाई दे रहा है, सूर्य नीचे है, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, सुबह का समय है। आप देख रहे जो सुबह का समय जैसे आप देखते हैं सूर्योदय होना, और शाम के समय सूर्यास्त का होना, आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से जो है सूर्योदय में जो है किस प्रकार से दिखाई देता है, सूर्यास्त में किस प्रकार से। तो सूर्योदय अभी जो है क्षितिज हॉरिजॉन से नीचे सूर्य समय अभी उदय नहीं हुआ है, लेकिन आप देखेंगे जो सूर्य से आने वाली किरण है वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरते हुए तब जो है हमारे नेत्र तक पहुंचती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण यानी जो सूर्य से आने वाली किरण है वायुमंडल में जब प्रवेश करती है, तो ऊपर का माध्यम विरल है। वायुमंडल में जो हमने बताया विभिन्न परतें हैं, उसमें मीडियम आप देख रहे होंगे, विरल मीडियम वाला ऊपर है, नीचे सघन माध्यम है। तो विरल से सघन में प्रवेश करने पे हमने बताया था अविलंब की ओर झुक जाती है। तो आप देख रहे होंगे जो प्रकाश किरण आ रही थी वो जो है क्या हो गई, अविलंब की ओर झुक गई। तो अविलंब की ओर झुकने से जो है पहली लेयर में क्रॉस करेगी, इसी प्रकार से दूसरी लेयर में भी अविलंब की ओर झुक जाएगी। प्रत्येक जो है विरल से सघन माध्यम में जाने पर अविलंब की ओर झुक जाती है, आप जानते हैं, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इन जो हमारा रेज है वो जो है अविलंब की ओर झुक जाती है, जिसकी वजह से विभिन्न परतों से गुजरते हुए लास्ट में हमारे नेत्र तक पहुंच रही है, हमारे आंखों तक पहुंच रही है। और आप देखेंगे ये किरण जो है पीछे बढ़ाने पर उसका जो है इमेज जो है आप देखेंगे, जो इस लाइन पे आप देख होंगे इमेज को हम हमारे पास जब हम इसको देख रहे हैं तो पीछे बढ़ाने पर इसकी इमेज आप देख रहे होंगे कहाँ बन रही है, ऊपर बन रही है, हॉरिजॉन से ऊपर इसकी इमेज बन रही है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो मैंने बताया जो प्रकाश किरण आ रही है विभिन्न परतों से होते हुए और अविलंब की ओर झुकते हुए धीरे धीरे हर लेयर में से, और लास्ट में जो है हमारे आंखों तक पहुंचती है। और हमारी आंखों के द्वारा जो आभास होता है वो रेज को हम पीछे बढ़ा रहे हैं, तो वो देख रहे होंगे वहां पर जाके मिल रही है, तो वहां पर हमारे को जो है इसका आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है सूर्य का। जबकि अभी सूर्य हॉरिजॉन से नीचे ही है, लेकिन उसकी इमेज क्या बन रही है, क्षितिज से ऊपर बन रही है, और वो हमें ऊपर जो है दिखाई दे रहा है। तो इसको बोलते हैं सूर्योदय। हमें जो है इसका जो समय देखा गया, जो टाइम है वो 2 मिनट का समय होता है, यानी जो 2 मिनट पहले हमें सूर्योदय दिखाई देता है, जबकि सूर्य अभी जो है उदय नहीं हुआ है।
सनराइज नहीं हुआ लेकिन सूर्योदय में जो है 2 मिनट पूर्व दिखाई दे रहा है, तो उसका जो वास्तविक प्रतिबिंब था वो नीचे, आभासी प्रतिबिंब आप देख रहे हो ऊपर की तरफ है। तो जो उसकी हमारे पास इमेज बन रही है, एपरेंट इमेज जो हमें जो है ऊपर दिखाई दे रही है, जिसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस वजह से हमें जो है सूर्य जो है अभी उदय ना होने की वजह के कारण भी, सूर्य उदय नहीं होने पर भी हमें जो है सूर्य उदय दिखाई दे रहा है 2 मिनट पूर्व। तो इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन इसका कारण है। अलग अलग परतों पे जब वो पड़ा, उसके बाद उसने जो है इमेज उसकी आभासी प्रतिबिंब बनाया, तो वो जो है ओरिजिन से ऊपर बना, जिसकी वजह से हमें जो है प्रतिबिंब ऊपर दिखाई देता है। तो सूर्योदय हमारा जो है 2 मिनट पूर्व होता है, ये आप समझ पाए होंगे। इसके बाद हम समझे कि जो सूर्यास्त है उसमें भी 2 मिनट बाद जो है सूर्यास्त होता है, जबकि 2 मिनट तक हमें जो है सूर्य दिखाई देता है। 2 मिनट के बाद जो है तब भी हमें सूर्यास्त होता है कि 2 मिनट के बाद जो है सूर्यास्त होता है, जबकि हमें सूर्य दिखाई देता है। तो इसका क्या कारण है उसको हम समझें। तो देखें हम शाम के समय क्या होता है, सूर्यास्त होने वाला है। सूर्यास्त आप देखेंगे कि जो है हमारे सामने फिर से हम देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन हमने दिखा रखी है, क्षैतिज लाइन आप देख रहे हैं। क्षैतिज लाइन से जब सूर्य नीचे होगा तब सूर्यास्त होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे सूर्यास्त जो है, यहाँ पे हमने दिखा रखा सूर्य जो है हॉरिजॉन से नीचे इस समय दिखा रखा है। इससे आने वाली किरणें आप देखेंगे, प्रकाश किरण, ये भी जो है वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरेंगी, और जो माध्यम हमने बताया सबसे बाहर है वो विरल होगा, नजदीक सतह की ओर जो है विरल माध्यम सघन होगा। तो प्रत्येक माध्यम में फिर क्या होगा, सघन से विरल से सघन में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर झुकते हुए जो है प्रकाश किरण तब हमारे आंखों तक पहुंच रही है। तब आप देखेंगे इसका जो इमेज है, इन किरण को हम पीछे बढ़ाएंगे तो इसका इमेज हमें वहां पर दिखाई दे रहा है। आप देख होंगे ओरिजिन से ऊपर दिखाई दे रहा है, जबकि सूर्य अस्त जो है, सूर्य जो है कहाँ चला गया है, नीचे। हॉरिजॉन हमारी जो क्षैतिज लाइन से उससे नीचे चला गया है सूर्य। इस समय सूर्यास्त होना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है आप देख रहे होंगे, जो वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं उसके कारण जो विरल माध्यम, जो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, वो माध्यम अभिलंब की ओर झुकते हुए प्रकाश किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है। और हमारे आंखों के द्वारा जो किरण है उनको अगर हम सीधे आगे की तरफ बढ़ाएं तो उसका हमारे पास जो बनता है प्रिंट, जो इमेज बनती है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो जो है क्षैतिज से ऊपर बनता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2 मिनट पश्चात, यानी 2 मिनट वास्तविक समय से के 2 मिनट बाद भी जो है हमें क्या होता है, सूर्य अस्त होता है, जबकि हमें 2 मिनट तक वो जो है सूर्य उदय, मतलब सूर्य दिखाई देता है, जबकि सूर्यास्त हो चुका होता है। तो ये आप समझ पाए होंगे कि जो प्रकाश का अपवर्तन है किस प्रकार से जो है उसके बारे में बताता है। तो इस प्रकार से आपने जो है सूर्यास्त और सूर्योदय का बारे में जाना कि जो सूर्योदय है 2 मिनट बाद होता है सूर्योदय, जबकि हमें 2 मिनट पहले जो है सूर्योदय दिखाई देता है। इसी प्रकार से सूर्यास्त जो है 2 मिनट पश्चात होता है, जबकि सूर्य वास्तविक समय से 2 मिनट तक हमें जो है क्या दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है, जबकि अस्त 2 मिनट बाद होता है। तो इस तरीके से हमें आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो हमारा अपवर्तन की वजह से बनता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में आपने जाना कि हमारी कुछ रोचक घटनाएं, इंटरेस्टिंग फेनोमेनन है जिसके बारे में आपने जाना। उसी तरीके से अब हम समझे दूसरा जो हमारे पास आता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन नाइट, रात में जो है तारों का टिमटिमाना, तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आप इस चीज को समझें। तारे जो होते हैं पृथ्वी से हम देखने पर हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, इसका कारण हमारे पास, जबकि तारों का आकार बहुत बड़ा है, तारे बहुत दूर हैं, इसलिए हमें जो है बहुत छोटे आकार में दिखाई देते हैं। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है आप देखते हैं वस्तुओं का आकार घटता चला जाता है। उसी प्रकार से जो है तारों की डिस्टेंस बहुत दूर होती है पृथ्वी से, जिस वजह से जो है हमें क्या दिखाई देते हैं, तारे बहुत छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन तारों की जो प्रकाश है, लाइट, हमने बताया उनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, और हमें कभी वो जलता हुआ कभी बुझता हुआ इस तरीके से दिखाई देती है। उसकी कभी डार्कनेस, यानी कभी वो प्रकाश कम दिखाई देता, कभी ज्यादा दिखाई देता, जिसको हम टिमटिमाना कहते हैं। ऐसा हकीकत में होता है कि नहीं, प्रकाश जो है हमारे पास जो तारों के द्वारा होता है वो लगातार एक समान प्रकाश होता है, लेकिन हमें जो है तारे कभी प्रकाश उसका कम दिखाई देता है, कभी ज्यादा दिखाई देता है, यानी जो है जिनको हम टिमटिमाना कहते हैं। पर तारों का टिमटिमाना जो है वो जो है वास्तविक स्थिति में ऐसा नहीं होता है। क्यों हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, वो अपवर्तन के नियम पर ही आधारित है। अपवर्तन के नियम इसको बताएगा कि इसका कारण क्या है तारों का टिमटिमाना। तो रात्रि के समय में तारों का टिमटिमाना, जो तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसका कारण क्या है उसके बारे में हम समझे। हमारे जो हमने बताया कि वायुमंडल में पृथ्वी की सतह
पर जो है वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। वायुमंडल भिन्न भिन्न परतों में जो है उसका घनत्व अलग अलग, हमने जैसे बताया घनत्व अलग अलग है। सतह से, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर घनत्व घटता चला जाता है और ऊपर से नीचे की ओर आने पर घनत्व बढ़ता चला जाता है। इसको आपने ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम वायुमंडल में जो है पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर चलते जाते हैं, हमारा जो डेंसिटी है वो जो है घटता हुआ चला जाता है, डिक्रीज होता है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर जो है इंक्रीज होता है। यानी हमारी जो नीचे वाली लेयर है उनमें जो वायु होती है वो डेंस मीडियम में होती है, यानी सघन होती है। बहुत उनके मॉलिक्यूल जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, वो सघन माध्यम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं उनके जो पार्टिकल हैं, आप देख होंगे जैसे हमने दिखा रखा है कि उसके जो पार्टिकल है, वहाँ पर हमने जो है क्या दिखा रखा है कि वायुमंडल, आप देख रहे होंगे यहाँ पे वायुमंडल के हमने ऊपर अलग अलग परतें दिखा रखी है। इन परतों पे आप जैसे देखेंगे, ये जो है यहाँ पे आप देख लेंगे इस तरीके से हमने दिखा रखा है कि जो नीचे वाली लेयर है वहाँ पर उसके जो मॉलिक्यूल है उसके पार्टिकल क्या है, बहुत पास पास हैं, यानी डेंस मीडियम है। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं उनके जो पार्टिकल है वो दूर दूर है, यानी विरल माध्यम है। तो हम कहेंगे नीचे से ऊपर जाने पर जो हमारा वायुमंडलीय जो घनत्व वो क्या हो जाता है, घटता चला जाता है ऊपर की तरफ जाने पर, और नीचे की तरफ जाने पर बढ़ता चला जाता है। यानी ऊपर वाला मीडियम विरल हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, जो है सघन हो जाएगा। तो हम देखें जो तारे हैं जो बहुत दूर है हमारे पास, देख रहे होंगे ट्विंकलिंग स्टार, हम कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बहुत अच्छा हमने देखने में रात को हमें बहुत ही अच्छे जो है तारे इस तरीके से टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसका कारण हम आज समझ रहे हैं, अपवर्तन के नियम से इसमें पता लगता है कि क्या होता है। तारे जो है उनसे आने वाला प्रकाश जो है इन वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरेगा, तो इन परतों से जब आएगा तो विरल माध्यम से सघन माध्यम पे जाने पर हमने बताया विलंब की ओर झुक जाती है किरण। तो जो है प्रत्येक मीडियम, प्रत्येक जो है वायुमंडल की परत से जैसे जैसे गुजरता जाता है वो मूर्ति भी, प्रकाश किरण उसकी मूर्ति भी चली जाती है और अब हमारी आंख तक पहुंच रही है। और हमारी आंखें जो है जो देख पा रही है इस किरण को, वो जो है सीधा आगे की तरफ बढ़ाए तो वो जो है इसका आभासी प्रतिबिंब हमें देखो दूसरी जगह दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं इसका जो एपरेंट इमेज है, यानी जो हमें आभासी प्रतिबिंब है वो दूसरी जगह दिखाई दे रहा है, जबकि प्रकाश किरण हमारे वास्तविक स्थिति इसकी अलग है। तारे की वास्तविक स्थिति और तारे की आभासी स्थिति देख रहे हैं, और यहाँ पर हमें इसका जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है, जिसकी वजह से हमें जो है प्रकाश जो है एक ही जगह से आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रकाश किरण जो है अलग अलग घन वायुमंडल की परतों से गुजरते हुए हमारी आंख तक पहुंच रहा है, जिसका आभासी प्रतिबिंब दूसरी जगह बन रहा है। और फिर क्या होता है, जो हमारी वायुमंडल की परतें हैं इनका जो होता है घनत्व जो है ताप की वजह से या वायु जो गति कर रही है उसकी वजह से लगातार परिवर्तन होता रहता है। जो उसका अपवर्तनांक है उसकी वजह से जो है क्या होता है, उसका परिवर्तन होता रहता है, जिसका घनत्व जो है लगातार बदलता रहता है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, प्रकाश का वायुमंडल का जो ताप बदलने की वजह से जो है उसकी एक स्थिति नहीं बन पाती है कि फिक्स जो है वहीं पर उसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, कभी ऊपर कभी नीचे दाएं बाएं उसके अगल बगल ही जो है उसकी प्रतिबिंब बनता रहता है, जिस वजह से क्या होता है कभी हमें जो है प्रकाश दाएं दिखाई देता है, कभी बाएं दिखाई देता है। इस तरीके से जो है प्रकाश आगे पीछे उसकी जो है किसकी वजह से हो रहा है, ये वायुमंडलीय जो ताप है, वायु का जो वेग है उसकी वजह से जो है हमें तारे जो है कभी क्या हो रहा है, अपवर्तन के नियम से तो हो ही रहा है कि प्रकाश जो है उसका आभासी प्रतिबिंब अलग जगह पे दिखा रहा है। तो ये बार बार स्थिति प्रत्येक स्टार के साथ इस तरीके से होती है, तो दाएं बाएं उसकी इमेज बनती है, जिसकी वजह से हमें जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ट्विंकलिंग स्टार इन नाइट, रात को जो है तारों का टिमटिमाने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। इसको आप समझ पाए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लें प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटना पे हम तीसरा एग्जांपल हम देख लें। आंशिक रूप से द्रव में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल हमें जो है तिरछी मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका कारण क्या है, मुड़ी हुई पेंसिल हमने बताया कि जो आप देख होंगे यहाँ पे प्रतिबिंब जो यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में आप देख होंगे पेंसिल जैसे ग्लास में जो है पानी के गिलास में हमने जो है पेंसिल को डुबोया तो हमें जो है पेंसिल टेढ़ी दिखाई दे रही है। तो वहाँ पे आप देख होंगे एक पेंसिल जो है CBA पेंसिल है, जिसका BA भाग जो है पानी में जो है डूबा हुआ है। तो आप देखेंगे मीडियम जैसी चेंज हुआ, ऊपर वायु माध्यम था, नीचे पानी का माध्यम अलग, जो मीडियम चेंज हो गया। ये वायु प्रकाश जो है किससे जा रहा है, वायु से पानी में जा रहा है, तो उसका माध्यम चेंज होगा तो उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। हमें पता है विरल से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इसको हम पढ़ चुके हैं अपवर्तन के नियम में। तो अभिलंब की ओर मुड़ने के कारण जो है क्या हो जाएगा, आप देखेंगे प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाने पर आप देखेंगे जब प्रकाश का जो किरण है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है, हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो पेंसिल है आंशिक रूप से डूबी, यानी
बी ए वाला भाग जो है द्रव में डूबा हुआ है। तो बी ए भाग जो द्रव में डूबा हुआ है, इससे चलने ए से चलने वाली प्रकाश किरण जब द्रव की सतह से क्या होती है, अपवर्तित होती है, तो सघन से विरल में जाती है, तो अभिलंब से दूर हटती है, यानी क्या हो जाती है, अपसारित हो जाती है, तो फैल जाती है। जहाँ पे मानव नेत्र यानी हम वहां पर से देखते हैं फैली हुई किरणों को, तो जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो पीछे बढ़ते हुए तो देखेंगे ए डैश पर मिलती है, तो ए डैश पर वहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसका नोक जो है ए का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ए डैश पर बनता है। तो यानी अब जो बी ए भाग है वो उसका जो है बी ए डैश यानी मुड़ी हुई दिखाई देती है पेंसिल। ये जो है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटना है जिसमें हमें पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। उसका कारण ये है कि जो द्रव में डूबा हुआ भाग है वो जब प्रकाश वहां से जो है हमारी आंखों तक पहुंचता है तो वहां पर जो है वो प्रकाश जो है अपसारित हो जाता है, फैल जाता है, और उसको पीछे बढ़ाने पर उसकी इमेज जो है ऊपर की ओर बनती है, उठी हुई बनती है। यानी जब आप देखें स्विमिंग पूल में भी आपने देखा होगा कि जो उसका फ्लोर होता है पानी से जब हम भरा हुआ होता है स्विमिंग पूल, उसका जो तल रहता है हमें उठा हुआ दिखाई देता है। या हम देखें सिक्के का उदाहरण हम समझें कि जो है सिक्का गिलास में डाल के जो है सिक्का में उठा हुआ दिखाई देता है, तो ये अपवर्तन की वजह से होते हैं। अपवर्तन के नियम जो हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये बताता है कि क्या कारण है इसका, जो है प्रतिबिंब हमें जो है उठा हुआ दिखाई दे रहा है या जो है पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो इसका कारण ही ये है। उसके बाद हम देख लें इसके बाद हम समझेंगे वास्तविक एवं आभासी गहराई के बारे में। बोर्ड एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है वास्तविक एवं आभासी गहराई से रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल भी आते हैं। उसको समझने से पहले इसको हम समझ लें कि क्या होता है वास्तविक एवं आभासी गहराई। तो यहाँ पे जिसको हम कहते हैं रियल एंड एपरिएंट डेप्थ, जिसको हम कहते हैं रियल एंड एपरिएंट डेप्थ यानी वास्तविक और आभासी गहराई, उसके बारे में हम समझें कि जो वास्तविक और आभासी गहराई उसे किसे जो है इसका जो हमने दिखाया जिस तरीके से आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे पानी का टैंक हमने जैसे दिखा रखा है। इस टैंक की तली में हमने एक सिक्का रखा हुआ है। इस सिक्के को जहाँ पर बिंदु वो हमने दिखा रखा है कि वो बिंदु पर हमने एक सिक्का रख दिया, और सिक्के को जब हम देख रहे हैं तो हमें बगैर जब टैंक खाली तो हमें वहीं पर सिक्का दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस टैंक में पानी भर रहे हैं, पानी का लेवल देख रहे होंगे जैसे जैसे बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, और एक बार जो है भरने के बाद हम उसको बंद कर दे रहे हैं, तब हम उसको देखें सिक्के को, अब हमें उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ दिखाई दे रहा है, आई पर दिखाई दे रहा है। तो उठा हुआ दिखाई दे रहा होगा, देख रहे होंगे ओ से, अब हमें जो प्रतिबिंब दिखाई देगा उसका वो कहाँ दिखाई देगा, आई पर दिखाई देगा। इसका कारण भी हम समझेंगे क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पर हमने जो है आई पर माना, तो ये जो हमारे द्रव तल से हमने जो पहले जो हाइट लेनी है हमने उसकी वास्तविक गहराई, जिसको हमने द्रव से उसकी वास्तविक गहराई मानेंगे कि द्रव की सतह से सिक्के की वास्तविक गहराई एच है, कैपिटल एच हम लेते हैं, तो कैपिटल एच हमने वास्तविक गहराई दिखा रखी है। और आभासी गहराई, आप इसको समझे, तो हम जो हमारा टॉपिक है वास्तविक एवं आभासी गहराई उसको हम समझे, तो वास्तविक गहराई हमारी जो है वो एच दिखा रखी है द्रव सतह से, और आभासी गहराई जो है जितनी इमेज जो हाइट पे है वो एच स्मॉल एच दिखा रखी है। तो कितना जो है आभासी गहराई यानी अपरेंट डेप्थ कौन सी है, रियल डेप्थ कौन सी, उसको आप समझेंगे। तो वास्तविक गहराई हमारे पास कैपिटल एच थी और जो आभासी गहराई वो स्मॉल एच है, उसी का रिलेशन हम यहाँ पे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे आई पर जो है उसकी इमेज बन रही है, आप देखेंगे जो हमारे पास बिंदु ओ पर जो रखा हुआ था सिक्का, जो हमारे पास जो बिंदु ओ पर जो सिक्का रखा हुआ कॉइन रखा हुआ है, उस सिक्के को हम देखें कि उससे जो चलने वाली किरण है वो माध्यम हमारे पास जो कांच है वो कैसा, जो हमारे पास पानी है वो कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, और वायु कैसा है, विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश किरण प्रवेश करेगी तो हमें पता है कि अभिलंब से दूर हटती है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश किरण जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो यहाँ पे भी प्रकाश किरण क्या हो रही है, देख होंगे अभिलंब पे जैसी, यहाँ पे आप देख होंगे जैसी प्रकाश किरण जो है अभिलंब पे पड़ रही है तो उससे क्या हो जा रही है, अपवर्तित हो रही है, और अपवर्तन होने के कारण अपसारित हो जा रही, फैल रही है। वहां पर हम मानव नेत्र जो है हम देख रहे हैं वहां से, तो हमें जो है इनको पीछे बढ़ाने पर जो है कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी, आई पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, यानी सिक्का वहां पर इसकी इमेज बनेगी, आई पर इमेज बनेगी। तो यहाँ पे आपने देखना है ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे बी ले लें, वो वाला पॉइंट सी ले लें, तो यहाँ से आप देखें जो सीधी किरण जाएगी वो सीधे निकल जाएगी, क्योंकि अभिलंब के साथ सीधे प्रवेश करने वाली किरण सीधी निकल जाती है। तो यहाँ पे हमने जो है बी सी और ओ आपने देखा, यहाँ पे आप देखें तो बी अभिलंब पे हमने देख लिया कि जो आपतित किरण है वो कोण कितना बना रही है, आई कोण बना रही है। आपतित किरण कितना कोण बना रही है, आई कोण बना रही है। आपतित किरण हमारे आई कोण बना रही है, और अपवर्तित किरण जो है अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पे हमने आई और आर हमने कोण दिखा दिया, अपवर्तन कोण और आपतन कोण और जो है अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे पास आपतन कोण आई है
और अपवर्तन कोण आर है, ये हमने दिखा दिया, जिसको हम इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल कहते हैं। आई और आर से हमने इसमें दिखा रखा है बी पर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमने मिलाया है इसको बी आई सी, ये वाला एंगल आप देखें बी आई सी, तो यहाँ देखें दोनों पैरेलल लाइन जैसी अभिलंब वाली दोनों पैरेलल है, और पैरेलल पे एक तिर्यक लाइन जो हमारे पास होती है, स्लांट लाइन जो होती है, वो कितना एंगल बनाती है, दोनों के एंगल क्या होते हैं, हमारे एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आप देखेंगे ये वाला एंगल हमारे पास आर है, तो इसको आप समझेंगे ये वाला एंगल आर है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो हमारे पास जो एंगल सी आई बी जो एंगल आएगा, सी आई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस चीज को आप समझ रहे हैं। इसी प्रकार से आप देख लें सी ओ बी वाला एंगल देख लें, तो ये वाला बी पर जो एंगल बन रहा है, देख रहा हूँ कोण आई बन रहा है, ये वाली लाइन अभिलंब और ये वाली लाइन अभिलंब देखेंगे, तिर्यक लाइन ये वाली जा रही है, ओ पर मिल रही है, तो इसके एकांतर कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वाला एंगल आई है, तो वो वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं। तो सी ओ बी एंगल कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। सी आई बी एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इससे हम जो है इसकी कुछ रिलेशन हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम के इस चित्र की सहायता से आप देखेंगे, तो यहाँ पे हम तो इसका हम रिलेशन वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में किस प्रकार से निकालते हैं उसको हम देखें। यहाँ पे तो द्रव के सिक्के की वास्तविक गहराई h तथा आभासी गहराई स्मॉल h है, तो ये हमने दिखा रखी, जैसे हमने डायग्राम में भी बताया था कि वास्तविक गहराई h है और आभासी गहराई स्मॉल h हमने दिखा रखी है। स्नेल के नियम से हम देख लें LNA, क्योंकि जो प्रकाश किरण है वो द्रव से वायु में प्रवेश कर रही है, तो उसका अपवर्तनांक LNA हम लेंगे। LNA बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता से हम देख लेंगे, हमने रिवर्सिबल हमने बताया था कि सघन से विरल में जाने पर या विरल से सघन में जाने पर इनके अपवर्तनांक क्या होते हैं, 1n2 इक्वल टू 1/2n1 हमने बताया था। ANL बराबर क्या हो जाएगा, 1/LNA। ये दोनों रिवर्सिबल होते हैं, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो 1 होता है। ANL इंटू LNA इक्वल टू 1 होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास LNA दिया है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ANL इक्वल टू हमारे पास जो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक हम देखें ANL बराबर हो जाएगा 1/LNA। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन R अपॉन R। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। इसका उल्टा कर लेंगे, LNA का अपोजिट कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में हो जाएगा, तो ANL बराबर आ जाएगा साइन R अपॉन साइन I। इक्वेशन सेकंड कर लेंगे इसको, तो आप समझ पा रहे हैं ANL यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमने निकाल दिया, सॉरी वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक ANL होता है, तो ये हमने निकाला साइन R अपॉन साइन I। इसको इक्वेशन सेकंड कर लेंगे। अब हम समकोण त्रिभुज देख लें, समकोण त्रिभुज देख लें BCO, तो जो हमने जो डायग्राम में आप देख लें BCO, जो डायग्राम हमने दिखाया था उसमें जो देखे BCO, तो एंगल C कितना था, I था। एंगल C हमारे पास BCO में हम देख लें, समकोण त्रिभुज BCO में देख लें, तो BCO में हमारे पास जो एंगल O है वो कितना है, I है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, साइन I इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन I यानी जिसको हम कहते हैं आपतन कोण की ज्या, यानी जो है साइन ऑफ I, यानी I का जो साइन हो जाएगा, साइन I इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें पता है कि लंब बटा कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। लंब बटा कर्ण, लंब हम देख लें BC लंब हो जाएगा, कर्ण हमारे पास देख लें BO। आप समझ पा रहे हैं, कर्ण क्या हो जाएगा, BO। तो यहाँ पे हमारे पास साइन I इक्वल टू आ जाएगा BC अपॉन BO। इसी प्रकार से हम समकोण त्रिभुज BCI में देख लें, समकोण त्रिभुज BCI जो हमारे पास जो त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज BCI में जो है I एंगल जो है R है, की बार एंगल I R है, लंब हमारे पास BC है इसमें, तो यहाँ पे कर्ण हमारे पास इस बार BI है। तो समकोण त्रिभुज BCI में हम देख लें तो साइन R इक्वल टू आ जाएगा वही कर्ण आधार बटा लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन R इक्वल टू आ जाएगा, लंब हमारे पास BC है, कर्ण हमारे पास जो है BI है, तो BC अपॉन BI। अब हमारे पास जो इसको समीकरण 2 में इसकी वैल्यू हम रख लें दोनों की, साइन I और साइन R की वैल्यू, तो हमारे पास ANL बराबर आ जाएगा, आपने देखा साइन R ऊपर था, अपॉन में साइन I था, तो साइन R की वैल्यू हम रख लें, तो साइन R बराबर हो जाएगा BC अपॉन BI, और साइन I की वैल्यू हम रख लें BC अपॉन BO। तो देख लोगे आप BC से BC दोनों कैंसिल हो जाएंगे, BC से BC कैंसिल होंगे, BO जो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा BO अपॉन BI। तो आप समझ पा रहे हैं ANL बराबर क्या आ जाएगा, BO अपॉन BI। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है
यदि बिंदु बी व सी बहुत निकट हो, अब जब हम देख रहे हैं कि हमने जो है प्रकाश किरण दिखाई कि जो है बी ओ से चलने वाली और बी से चलने वाली किरण हमने दिखा रखी है, बी ओ से चलने वाली किरण हमारी बी पर मिल रही है, तो बी वाला पॉइंट और सी वाला पॉइंट बहुत निकट हो, बी व, तो हम जो बी व सी अगर बहुत निकट हो तो हम बी ओ को लगभग सी ओ के बराबर मान लेंगे। बी और सी अगर आपस में बहुत नजदीक हो तो हम बी ओ को बी सी के बी ओ सी ओ के बराबर मान लेंगे, तो बी ओ लगभग सी ओ के इक्वल हो जाएगा। बहुत ही निकट हो तो सी ओ और बी ओ आपस में बराबर हो जाएंगे, जो कि कितनी है, सी ओ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कैपिटल एच वास्तविक गहराई, जिसको हम इक्वल टू एच ले लेंगे। तो बी ओ लगभग जो बराबर है सी ओ के, जिसको हम इक्वल टू ले रहे हैं, इज इक्वल टू कैपिटल एच हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखें सी जो हमारे पास बी और सी अगर निकट है तो हम जो कहेंगे बी आई बराबर क्या हो जाएगा, सी आई, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, बी आई बराबर सी आई हो जाएगा लगभग। तो सी आई की वैल्यू कितनी थी, वास्तविक गहराई आवासीय गहराई एच के बराबर थी, स्मॉल एच, तो बी आई इक्वल टू सी आई बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एच हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर हम जो है इसकी वैल्यू जो है ए एन एल इक्वेशन थर्ड, हम जो हमने ए एन एल को हमने इसको हमने जो इक्वेशन थर्ड ले रखी हो ए एन एल वाली, उसको हम इसको रख लें, तो ए एन एल बराबर आ जाएगा बी आई अपॉन बी ओ था, बी ओ अपॉन बी आई था, तो बी ओ की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कैपिटल एच, और बी आई की जगह हमारे पास आ जाएगा स्मॉल एच। तो ए एन एल बराबर हो जाएगा एच कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच। ए एन एल को हम एन भी लिख सकते हैं या म्यू भी लिखते हैं, तो म्यू बराबर कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। तो अपवर्तनांक का जो है इसका रिलेशन हमारे पास, जिस द्रव में हम उसको डुबोएंगे सिक्के को, उसका जो अपवर्तनांक होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो जो है ए एन एल बराबर एन से हम उसको भी दिखा सकते हैं, म्यू से भी दिखा सकते हैं। तो म्यू बराबर कह लो या एन बराबर कह लो, हमारे पास कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच आ जाएगा। तो आभासी गहराई अगर हमें निकालनी हो तो स्मॉल एच बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एच अपॉन एन अपवर्तनांक। तो यहाँ पे हम एच अपॉन एन से हम जो है क्या निकाल लेंगे, उसका आभासी गहराई निकालेंगे। विस्थापन देख लें, जो हमारे पास विस्थापन हुआ है, यानी जो आभासी गहराई और वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक और आभासी जो प्रतिबिंब बना उसके बीच की जो विस्थापन है, कितना विस्थापन हो जाएगा, तो आप समझ रहे हैं कैपिटल एच में से स्मॉल एच घटा देंगे तो हमारे पास विस्थापन निकल जाएगा। तो विस्थापन बराबर हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो सिक्के का विस्थापन हम देख लें, एक्स बराबर हो जाएगा एच माइनस एच, कैपिटल एच में से स्मॉल एच घटा देंगे तो विस्थापन निकल जाएगा। स्मॉल एच की वैल्यू मैंने बताया जो हमारे पास कैपिटल एच अपॉन एन है, तो कैपिटल एच अपॉन एन रख ले, तो एक्स बराबर कैपिटल एच हम कॉमन ले ले, बाहर आ जाएगा, तो कैपिटल एच बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन एन। तो यहाँ पे आप देखेंगे विस्थापन का जो सूत्र है एक्स बराबर एच, ब्रैकेट में के अंदर आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एन। इससे हम सिक्के का जो है विस्थापन निकाल सकते हैं। तो उसका न्यूमेरिकल हम देख लें, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लें, एक सिक्का जो है टब की तली पर है और टब में जल, जो टब है उसमें जो जल है उसका अपवर्तनांक म्यू बराबर 4/3 है, गहराई में जो है जिसकी गहराई 15 सेंटीमीटर है। तो जो टब है उसमें पानी जो भरा हुआ उसकी गहराई 15 सेंटीमीटर, यानी वास्तविक गहराई दे रही 15 सेंटीमीटर, आप समझ रहे हैं, और वास्तविक गहराई दे रही। तो इसमें कह रहा है कि जो है आवासीय गहराई, सिक्के की जो है आवासीय गहराई तथा एवं सिक्के तथा इसके प्रतिबिंब के मध्य दूरी गणना कीजिए। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो यानी विस्थापन निकालना है। तो यहाँ पे आप देखिए इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ पे हम कह लेंगे सबसे पहले जो दिया है, हमने बताया कैपिटल एच हमारे पास दिया हुआ है, वास्तविक गहराई एच बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है, और दूसरा हमारे पास अपवर्तनांक दिया हुआ है म्यू या एन कह लो, 4/3 हमारे पास जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है, स्मॉल एच यानी हमें आवासीय गहराई निकालनी है, और एक्स विस्थापन हमें निकालना है। तो हमें पता है कि जो हमने सूत्र पढ़ा है कि जो अपवर्तनांक है म्यू बराबर होता है वो वास्तविक गहराई बटा आवासीय गहराई एच अपॉन एच होता है। कैपिटल एच का मान हम 15 सेंटीमीटर रख लें, स्मॉल एच हमें निकालना है, स्मॉल एच बराबर आवासीय गहराई जो हो जाएगी एच अपॉन एन, एन को हम बटे में ले जाएंगे, तो एच अपॉन एन, एच हमारे पास दे रखा है हमारे पास जो है 15 सेंटीमीटर, और एन का नहीं म्यू, जिसको मैंने बताया म्यू भी लिख सकते हैं, म्यू का मान हमारे पास दे रखा है 4/3, 3 को जो है 15 से गुणा करेंगे, 15×3 45 हो जाएगा, 4 का भाग देंगे तो जो है 11×4 = 44, 11 दशमलव जो है यहाँ पे 11.25 देखेंगे, तो आप डिवाइड करेंगे 45 में 4 का डिवाइड करें, 11 टाइम्स जाएगा 44, और 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, फिर 2 बच जाएगा 20 हो जाएगा, 4 5 या 20, तो 11.25 सेंटीमीटर। तो इसकी जो आवासीय गहराई आ गई 11.25 सेंटीमीटर आ गई। और हमारे पास विस्थापन हमें निकालना था सिक्के तथा प्रतिबिंब के मध्य दूरी हम देख लें, एक्स बराबर मैंने बताया क्या निकालेंगे, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच।
कैपिटल एच में से स्मॉल एच घटा लेंगे। कैपिटल एच हमारे 15 सेंटीमीटर है, स्मॉल एच हमारे पास 11.2 सेंटीमीटर 2.5 है। तो कैपिटल एच 15 सेंटीमीटर, स्मॉल एच 11.25 सेंटीमीटर, उसको घटा लें हम तो आप देखेंगे 3.75 सेंटीमीटर। तो x बराबर आ जाएगा 3.75 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने जो है सिक्के की जो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का जो रिलेशन था उससे हमने आभासी गहराई निकाली और कितना विस्थापित हो जाएगा। यही कारण है कि जो हमारे पास स्विमिंग पूल का जो तल है वो हमें उठा हुआ दिखाई देता है, या सिक्का पानी में जो डूबा हुआ वो हमें उठा हुआ दिखाई देता है। तो इसके कारण ये पेंसिल मुड़ी हुई है। तो ये कुछ जो इंटरेस्टिंग फेनोमेनन थे, रोचक घटनाएं थी, उनके बारे में आज आप सीख पाए। अपवर्तन के नियम से संबंधित घटनाएं थी। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्रिटिकल एंगल, क्रांति कोण क्या होता है और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। आज आपने जो है फेनोमेना रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी जो घटनाएं थी अपवर्तन के नियम से संबंधित, उनके बारे में समझा। आज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। जो भी घटनाएं हमारे आसपास होती हैं, साइंस किस प्रकार से उसको प्रूव करता है, बताता है, उसके बारे में ये सारी चीज़ें आज आप समझ पाए होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहिए, थैंक यू।